आजकल किसी भी व्यक्ति को यदि किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो उसका सबसे सरल और आसान तरीका है गूगल पर सर्च करना। परंतु हम यह भूल जाते हैं कि गूगल पर जो भी पोस्ट डाला जाता है वह सब किसी न किसी मनुष्य के द्वारा ही पोस्ट किया जाता है, जिसकी प्रामाणिकता का कोई भी सत्यापन नहीं होता है। जैसे जम्बू द्वीप के ऊपर भ्रम फैलाया जा रहा है, जिससे हम सनातनी जम्बू द्वीप को ही एक दिन भूल जाएं। हम आज के प्रदर्शन के माध्यम से जम्बू द्वीप की वास्तविकता के बारे में जानने के उपरांत आप भी कहेंगे कि गूगल पर बताया गया ज्ञान संपूर्ण सत्य नहीं होता है। आज हम जिस महाद्वीप में रहते हैं उसे एशिया महाद्वीप कहा जाता है। आज से हजारों वर्षों पूर्व जिसे जम्बू द्वीप कहा जाता था उसी का नाम परिवर्तित करके एशिया रख दिया गया है। और हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उसके एक नहीं तीन नाम रख दिए गए हैं। और कोई ऐसा राष्ट्र संसार में नहीं होगा जिसका हिंदी में नाम अलग हो और अंग्रेजी में नाम अलग हो। यही नहीं, ऐसे और कई शहरों, गांवों, नदियों के नाम बदल दिए गए हैं। सर्वप्रथम मुगलों ने बदला और फिर अंग्रेजों ने बची हुई कसर को पूर्ण किया। आज कोई भी नहीं बता सकता है कि हम सनातनियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्वत, जिसे हम सनातनी मेरू पर्वत के नाम से जानते हैं, वह कहाँ है। इसके अलावा गंधमादन पर्वत, निषिद्ध पर्वत, द्रोणगिरी पर्वत, क्रौचगिरी, मंदरांचल या मंदार, नीलगिरी पर्वत, मैनाक, मलय और महेंद्र पर्वत आदि में अधिकतर को हम भूल गए हैं। और संपूर्ण एशिया में किस भगवान की पूजा की जाती थी, संपूर्ण एशिया में हमारे किस पूर्वज का राज्य और शासन हुआ करता था। इसके अलावा भारतवर्ष में आर्यों के साथ साथ और कौन कौन सी जातियां रहा करती थी। कुछ दिनों या वर्षों के उपरांत हमें यह भी ज्ञात नहीं हो पाएगा कि जम्बू द्वीप का नाम क्यों और कैसे पड़ा था। स्वागत है मित्रों आपका परब्रह्म भक्ति सागर परिवार में। आइए जानते हैं जम्बू द्वीप नाम कैसे पड़ा। ऐसा बताया जाता है कि जामुन के पेड़ों की अधिकता के कारण इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा, लेकिन यह तो गूगल बताता है, जो कि सत्य नहीं है। क्योंकि जम्बू द्वीप अर्थात आज का एशिया में सबसे अधिक नीम, पीपल, बांस, सागवान, बरगद और आम के वृक्ष पाए जाते हैं। जामुन के पेड़ों का स्थान कहीं नहीं है, तो यह बात तो असत्य प्रमाणित हो जाती है कि इसका नाम जामुन के वृक्षों की अधिकता के कारण पड़ा था। लेकिन यह तर्क कैसे उत्पन्न हुआ कि जामुन के वृक्षों के कारण जम्बू द्वीप का नाम रखा गया है, तो यह महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 7 में लिखा है, जिसमें संजय धृतराष्ट्र को यह कहते हैं कि हे राजन, नीलगिरी पर्वत के दक्षिण और निषिद्ध पर्वत के उत्तर सुदर्शन नामक एक विशाल जामुन का वृक्ष है। उसी जामुन के वृक्ष के नाम से यह जम्बू द्वीप प्रसिद्ध है। संजय कहते हैं, हे जनेश्वर, उस वृक्ष की ऊंचाई 1100 योजन है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक योजन में 4 कोस होते हैं और एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। इस वृक्ष के फल किसी विशाल हाथी से भी बड़े आकार के होते हैं। ये फल जब पक जाते हैं तो स्वतः टूटकर गिर जाते हैं। इन फलों के गिरने से बहुत तेज विस्फोट और धमाके की आवाज़ होती है और फूटकर जमीन पर रजत के समान दिखने वाला रस इनसे प्रवाहित होता है। उस जम्बू फल का रस नदी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह नदी मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करती हुई उत्तर कुरु वर्ष में पहुंच जाती है। हे राजन, वहां के वासियों के द्वारा इस रस का पान करने से उनके समस्त रोग और वृद्धा अवस्था उन्हें कभी नहीं सताती है। इस जम्बू नदी से जम्बूनंद नामक स्वर्ण निकलता है। यहाँ पर आपने देखा कि संजय ने केवल एक सुदर्शन नामक विशाल जम्बू वृक्ष का वर्णन किया है, जिसकी वास्तविक स्थिति भी बताया गया है। स्मरण रहे, यहाँ केवल एक ही वृक्ष बताया गया है, इसकी अधिकता का कोई भी वर्णन नहीं है।
कुछ लोगों को छोड़ दें तो शेष सभी लोगों ने यह जानने का प्रयास ही नहीं किया कि संजय यहाँ किस वृक्ष की बात कर रहे हैं। संजय यहाँ किसी वृक्ष की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी वृक्ष धरती पर इतना विशाल नहीं है और वृक्ष के फल गिरने से धमाके की आवाज आना संभव नहीं है। और फिर उस फल से रजत अर्थात चांदी के जैसा रस निकलना, यदि जामुन से रस निकलता भी है तो वह जामुनी रंग का होगा, ना कि चांदी के जैसा सफेद। और उस रस से पूरी नदी प्रवाहित होने लगे, ऐसा संभव नहीं है। जो मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए उत्तर कुरु प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां उस नदी से जम्बूनंद नामक सोना निकलता है। भला जामुन के रस रूपी नदी से सोना कैसे निकल सकता है? यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को कुछ और ही बता रहे हैं और हम लोगों ने उसे सही तरीके से समझा ही नहीं। संजय की बातों को समझने के लिए हमें नीलगिरी पर्वत और निषिद्ध पर्वत की स्थिति को ज्ञात करना होगा। इन पर्वतों की स्थिति गूगल पर हमें प्राप्त नहीं होगी। फिर इन पर्वतों की स्थिति का पता कैसे करें? तो यदि हम संजय की बातों को आगे पढ़ेंगे तो वह कहते हैं कि यह नदी मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करती है, इसलिए मेरू पर्वत को ढूंढने का प्रयास करते हैं। मेरू पर्वत भी गूगल में कहीं नहीं मिलेगा, परंतु यदि समझें तो मेरू का संस्कृत में अर्थ होता है उच्च या उन्नत और अंग्रेजी में अर्थ होता है माउंटेन पीक, पर्वत शिखर। मेरू का अन्य अर्थ भी है, जैसे उच्चतम बिंदु। हम जिस माला से जप करते हैं उसके सभी मनकों में सबसे बड़ा मन का जो सब मनकों से श्रेष्ठ होता है उसे भी मेरू कहते हैं, अर्थात मेरू पर्वत जो सभी पर्वतों से उच्च हो। तो जम्बू द्वीप में ऐसा कौन सा पर्वत शिखर है जो सबसे उच्च है? जी हाँ, जम्बू द्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। लेकिन ऐसे कैसे कोई मान लेगा कि आज का माउंट एवरेस्ट ही पूर्व काल का मेरू पर्वत है? तो भीष्म पर्व के अनुसार मेरू पर्वत की वास्तविक स्थिति कुछ इस प्रकार से वर्णित है। मेरू पर्वत के दक्षिण में जम्बू द्वीप का भारतवर्ष है और उत्तर में उत्तर कुरु वर्ष, पूर्व में भद्राश्व वर्ष है और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में भारतवर्ष है, यह तो प्रमाणित हो जाता है। और मेरू पर्वत के उत्तर में उत्तर कुरु वर्ष है, अर्थात आज का तिब्बत। लेकिन बिना प्रमाण के कोई भी यह नहीं मानेगा कि तिब्बत ही उत्तर कुरु वर्ष है, जहां से जामुन के रस की नदी बहती है। तो भीष्म पर्व में संजय धृतराष्ट्र से उत्तर कुरु वर्ष के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उत्तर कुरु वर्ष के लोग जम्बूनंद नामक सोने के आभूषण अपने देवताओं को पहनाते हैं और वहां के लोग स्वयं जो आभूषण पहनते हैं उसमें अधिकतर इंद्रगोप के जैसा लाल रंग का होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह इंद्रगोप क्या होता है। यह इंद्रगोप एक कीमती लाल रंग का पत्थर होता है, जिससे बने आभूषण हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी पहनते थे। यही नहीं, वह इसका निर्यात भी कई देशों में किया करते थे। आगे संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि यहाँ के लोगों का रंग उगते हुए सूर्य के जैसा लाल है। आइए अब तिब्बत के लोगों को भी देख लेते हैं। तो तिब्बतियन जो आभूषण पहनते हैं वह बिल्कुल इंद्रगोप की भांति लाल रंग का होता है और तिब्बतियन लोगों के चेहरे भी उगते हुए सूर्य की भांति लाल दिखाई देते हैं। यही नहीं, संजय यह भी बताते हैं कि कुरु वर्ष में एक ऐसा पंछी पाया जाता है जिसे भारुंड कहा जाता है। इस पक्षी की पहचान यह है कि इसकी गर्दन इसके शरीर से अलग प्रतीत होती है और यह पंछी मरे हुए लोगों को उठा करके ले जाता है। यह पंछी भी तिब्बत में ही मिलता है और तिब्बत में आज भी यह प्रथा है कि मृत व्यक्ति को एक भारुंड नामक पंछी, जिसे गिद्ध भी कहा जाता है, के लिए रखा जाता है। यह पंछी उस मृत व्यक्ति को खाते हैं और उठा कर ले जाते हैं। तिब्बत में मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार की यह एक विधि है। तो इन सब प्रमाणों से यह तो प्रमाणित हो जाता है कि तिब्बत ही कुरु वर्ष है और माउंट एवरेस्ट ही वह मेरू पर्वत है। और इन दो प्रमाणिकताओं को आधार बनाकर हम यह कह सकते हैं कि मेरू पर्वत के पूर्व में चीन का प्रदेश
भद्राश वर्ष है और पश्चिम की तरफ का प्रदेश केतुमाल वर्ष है। तो अब एक प्रश्न उठता है कि वह जम्बू नदी कौन सी है जो मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए प्रवाहित होती है। तो ऐसी एक ही नदी है जिसका नाम है यारलुंग तसांगपो, जिसे हम भारतीय ब्रह्मपुत्रा के नाम से पुकारते हैं या जानते हैं। लेकिन इस नदी का नाम कहीं भी जम्बू नदी नहीं है। चीन में भी इसे यारलुंग तसांगपो कहते हैं और गूगल में भी यही नाम मिलता है, परंतु यह तो इसका अंग्रेजी में किया हुआ अनुवाद है। असली चाइनीज भाषा में इसे यारलुंग जम्बो कहते हैं। चाइनीज भाषा में जम्बो का अर्थ नदी होता है और यारलुंग जम्बो का अर्थ है पहाड़ों से होकर बहता हुआ सफ़ेद बर्फ का पानी। संजय ने और क्या कहा है उसे भी हम समझ लेते हैं। यदि ब्रह्मपुत्र नदी ही जम्बू नदी है तो इस नदी को जन्म देने वाला सुदर्शन नामक जम्बू वृक्ष का अर्थ क्या है। तो यहाँ नदी को जन्म देने वाला ग्लेशियर हो सकता है, क्योंकि ग्लेशियर में जब भूस्खलन होता है या एवलांच आता है तो भारी धमाके की आवाज होती है और उससे बर्फ की सफेद धारा बहने लगती है। उसे ही संजय रजत अर्थात चांदी के जैसा सफेद रस बहने लगता है कह रहे हैं और उसी रस से एक नदी का जन्म होता है। लेकिन संजय यहाँ एक और बात कहते हैं कि नदी में जम्बूनंद नामक सोना भी उत्पन्न होता है, तो भूस्खलन से बहुत सी कीमती धातुएं भी पर्वतों के ऊपर से बहकर नदी में चली जाती हैं, जिसमें सोना भी होता है। और हमारे राष्ट्र में कुछ ऐसी नदियां भी हैं जिसके रेत में सोना और चांदी मिलता है और इन सभी नदियों में से जम्बू नदी अर्थात ब्रह्मपुत्रा भी एक है। तिब्बत का क्षेत्र कोल्ड रिच क्षेत्र है। यहाँ पर कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोयले को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। चीन तिब्बत के कोयले को निकालना चाहता है, जिसका तिब्बतियन विरोध करते हैं। अर्थात जम्बू द्वीप का नाम जम्मू नदी अर्थात ब्रह्मपुत्रा के नाम से पड़ा है। यही नहीं, जम्बू का अर्थ नदी भी होता है। तो जम्बू द्वीप अर्थात वह द्वीप जहां नदियां सबसे अधिक हों, और यह भी प्रमाणित है कि विश्व में यदि किसी महाद्वीप में सबसे अधिक नदियां हैं तो वह है एशिया महाद्वीप अर्थात पूर्व काल का जम्बू द्वीप। शायद हम यह प्रमाणित करने में सफल हुए होंगे कि जम्बू द्वीप का नाम जामुन के वृक्षों की अधिकता के कारण नहीं अपितु नदियों की अधिकता के कारण पड़ा है। साथ ही जम्बू द्वीप की और भी जानकारी पार्ट 2 में आपके साथ साझा की जाएगी। कृपया पार्ट 2 को अवश्य देखें। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु जी की।